जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका ICAR टेक्निकल CRPF ट्रेडमेंट का एग्जाम या फिर SSC का कोई सा भी एग्जाम है तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में जो पूछे गए सवाल हैं और जिस पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न पर सवाल लेकर आया हूँ। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखना और दोस्तों सारी व्याख्या को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सभी प्रश्न। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ए और बी दोनों। दोस्तों, आपको याद रखना है मल्लिका साराभाई, इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है अपने एग्जाम के अंदर। अगर भरतनाट्यम देके रखा है तो भरतनाट्यम आप सही मानेंगे, अगर कुचिपुड़ी देके रखा है तो आप कुचिपुड़ी सही मानेंगे। मल्लिका साराभाई, इनका संबंध है भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको नोट कराता हूं। अगर आपसे पूछा जाए भरतनाट्यम, इससे दोस्तों कौन कौन संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, नोट कीजिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। और रुक्मणी देवी अरुणडेल, कौन दोस्तों? रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से ही है। और दोस्तों मृणालिनी साराभाई, एक नाम आप और लिखेंगे, मृणालिनी साराभाई, ये दोस्तों आप इसको एक बार रीचेक कर लेंगे। मृणालिनी साराभाई को, क्या इनका संबंध भरतनाट्यम से है या नहीं, इसको आप एक बार रीचेक जरूर करेंगे। बात करते हैं कुचिपुड़ी से दोस्तों संबंधित कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। कई बार सवाल पूछा गया है कि कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। और राधा रेड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कुचिपुड़ी से आपको किसका नाम याद रखना है? राधा रेड्डी। बात करें अगर मणिपुरी, तो मणिपुरी से आपको याद रखना है झावेरी बहनें, इनका संबंध किससे है? मणिपुरी से है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपको नोट करा दिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया? राष्ट्रकूट वंश, चंदेल शासक, चोल वंश, गंग वंश। यहां पर दोस्तों कई बार आपकी परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था, तो आपको ध्यान में रखना है चोल वंश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट कर ले। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है चोल वंश के शासक कौन थे? राजराज प्रथम, इन्होंने कराया था। कौन थे? राजराज प्रथम। ये सवाल आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ये तंजावुर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम बात करें ऑप्शन को लेकर, राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने दोस्तों कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा के मंदिर। कौन सा? एलोरा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने कराया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों किस वंश ने, मतलब किस शासक ने कराया था, ये भी सवाल पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कृष्ण फर्स्ट। कौन थे? कृष्ण फर्स्ट। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बात करें अगर चंदेल शासक ने दोस्तों कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? आपको याद होगा खजुराहो के मंदिर। कौन से? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासक ने कराया। और दोस्तों ये खजुराहो के मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना पंचायतन शैली। ये सवाल भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों एक ऑप्शन बचता है गंग वंश ने दोस्तों आपको याद रखना है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इन्होंने गंग वंश के शासक ने बनवाया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने बनवाया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए उड़ीसा में स्थित है। और गंग वंश के किस शासक ने बनवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट।
ये सब सवाल आपके एसएससी में कई बार पूछे गए सवाल हैं, आपकी परीक्षा में ये सवाल बन सकते हैं। सारी व्याख्या को आप नोट करते चलिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व कितना था। दोस्तों 2011 की जनगणना आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है सवाल। दोस्तों 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखना, अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब दोस्तों बात करें 2011 की जनगणना, सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अब दोस्तों 2011 की जनगणना से मैं आपको 8 से 9 सवाल बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आपको पता होगा केरल की है। सबसे कम साक्षरता दर कहां की है, बिहार की है। ये दोस्तों 2 सवाल, इनको आप नोट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है, बिहार का है। कहां का, बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है, अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों 4 सवाल हो गए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक, अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों, आपको मैंने लिटरेसी रेट बता दिया, यानी कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है, केरल की। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, बिहार की। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। और दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का। ये 8 से 9 सवाल हैं, इनको आप नोट करके रखना। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, तो आपको जवाब याद रखना है दिल्ली। ये जनगणना से जितने सवाल बन सकते थे मैंने आपको सारे नोट करा दिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां का कार्यकाल कितना था। 1236 से 1240, 1214 से 1221 और 1400 माफ कीजिएगा दोस्तों, 1236 से 1240, 1414 से 1421, 1451 से 1489, 1320 से 1325। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों सैयद वंश, इसके संस्थापक कौन है, खिर्ज खां। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि सैयद वंश के संस्थापक हैं कौन, खिर्ज खां। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1414 से 1421। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे दोस्तों यहाँ से 3 तरीके से सवाल बन सकता है। पहला सवाल, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिर्ज खां। सैयद वंश दोस्तों इन्होंने अपना इनका कार्यकाल कब तक रहा, 1421। और दोस्तों सैयद वंश इन्होंने अपना कार्यकाल इनका कब शुरू हुआ, 1414। ये 3-4 तरीके से दोस्तों सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1236 से 1240 दोस्तों आपको याद होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी जो दोस्तों गुलाम वंश में दोस्तों जिन्होंने राज किया था। रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1236 से 1240। तो आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, 1236। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई, 1240। रजिया सुल्तान ने कब तक कार्यकाल किया, 1240। अब दोस्तों 1451 से 1489। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, हमने आपको बताया भी था। दोस्तों बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी। इनका दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक था, 1451 से 1489। लिख लें आप इसको, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ये कौन थे दोस्तों, लोदी वंश के संस्थापक थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1451 से 1489। 1320 से 1325। ये दोस्तों कौन से, ग्यासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, ग्यासुद्दीन तुगलक। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1320 से 1325। ग्यासुद्दीन तुगलक, इसको आप नोट कर लें। ये कुछ सवाल थे हिस्ट्री के जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों आपको बता दें ये सवाल आपकी परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल है राष्ट्रपति से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है,
राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप नोट करें, ये ऑप्शन आप रट डालें जितना हो सकता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति इसकी शपथ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 60। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61। और राष्ट्रपति पर क्षमादान मानी राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 71 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 71। और दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। और एक सवाल आपको और याद रखना है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई? आर्टिकल नंबर 143। ये दोस्तों 10 से 12 सवाल मैंने जो बताए हैं इनको आप नोट करके रखना। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों भारत के वर्तमान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ये ऐसा सवाल है बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा। चाहे आप भविष्य में एसएससी सीजीएल देने वाले हो, चाहे सीएचएसएल देने वाले हो, चाहे एमटीएस देने वाले हो, या कोई सा भी आपका एक दिवसीय एग्जाम हो, भारत के वर्तमान परमाणु ऊर्जा आयोग इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है अजीत कुमार मोहंती। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको ऑप्शन में ए के मोहंती भी लिख के आ सकता है। दोस्तों ए के मोहंती कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे इसको ए के मोहंती याद रखेंगे, लेकिन दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार मोहंती। ये नाम आपको नोट करना है क्योंकि कई बार परीक्षा वाला ए के मोहंती ना देकर इनका पूरा नाम दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। इसको गलत मत कीजिएगा। बात करें प्रवीण सूद, ये दोस्तों कौन बने हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए अध्यक्ष, सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको दोस्तों याद करके रखना प्रवीण सूद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसको आप लिख लें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण सूद कौन है? सीबीआई इसके नए अध्यक्ष। ये दोनों सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है बीवीआर सुब्रमण्यम, ये कौन है? नीति आयोग। आपको याद आ रहा होगा नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। किसके स्थान पर आए हैं? परमेश्वर अय्यर के स्थान पर आए हैं। इनको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। इसको आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको कमेंट कर कर बताना है नीति आयोग दोस्तों ये एक संवैधानिक आयोग है कि वैधानिक आयोग है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये लीजिए आपकी परीक्षा में बनने वाला सवाल है। 100% इस दोस्तों स्लाइड से आपकी परीक्षा में सवाल जरूर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 124 है। आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा। ये सब बातें दोस्तों आर्टिकल नंबर 124 में कही गई हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 129। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 129 है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों मैंने आपको नोट भी कराया। आर्टिकल नंबर 32 से 35 ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है?
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ये दोस्तों 50वें क्रम के हैं। कौन है? 50वें क्रम के हैं। कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को शपथ कौन, और राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ये दोनों लोग एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों साइंस का एकदम लल्लन टॉप सवाल, निम्नलिखित में से सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? परीक्षाओं में कई बार अब तक सवाल पूछा गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो आपको दोस्तों याद करके रखना है Na2CO3 10H2O। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए सोडियम कार्बोनेट, माफ कीजिएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा गया हमसे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कौन सा? NaHCO3। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। और दोस्तों इसको कहते हैं खाना सोडा। इसको क्या कहते हैं? खाना सोडा। दोस्तों जहां पर ये वाई लगा हो, यहाँ पर ये वाई शब्द लगा हो, तो आप समझ जाइएगा खाना सोडा। खाना कौन बनाता है दोस्तों आपके यहाँ? तो इस टाइप से आपको इसको नोट करके रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा? NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट पूछे या आपसे दोस्तों खाने का सोडा पूछे, एक ही बात है। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए सोडियम कार्बोनेट, अगर आपसे परीक्षा में केवल सोडियम कार्बोनेट पूछे, सोडियम कार्बोनेट, तो आपका जवाब होना चाहिए NaHCO3 10H2O। इसको आप ध्यान में रखें। और इसको कहा जाता है धावन सोडा। क्या? धावन सोडा। अगर आपसे परीक्षा में सोडियम कार्बोनेट पूछे या धावन सोडा पूछे, तो आपको आंसर याद रखना है Na2CO3 10H2O। ये दोस्तों CuSO4, ये दोस्तों कौन किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट, यानी कि नीला थोथा। इसको आप ध्यान में रखें। CaOCl2, ये किसका रासायनिक सूत्र है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं, सारे जवाब आप कमेंट में एक एक करके छाप दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन याद हो जाए, आपकी परीक्षा में गलत ना हो। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपकी परीक्षा में, जो दोस्तों परीक्षा हो रही है आपकी टेक्निकल वाली, उसमें पूछा भी गया है कि विनेगर यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अम्ल मैं आपको यहाँ पर नोट कराने वाला हूँ। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप नोट कर लें, ऑक्जेलिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। एसिटिक अम्ल, ये दोस्तों सिरका में पाया जाता है। सिरका, या आपके ऑप्शन में विनेगर भी लिख के आ सकता है, विनेगर। ये दोनों एक ही बात है। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें सिट्रिक अम्ल, ये दोस्तों नींबू में पाया जाता है। किसमें? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और दोस्तों फार्मिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में। लाल चींटी में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों बात करें टार्टरिक अम्ल, किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, इमली में। और दोस्तों आपसे पूछा जाए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में। और दोस्तों एक बचता है आपका मैलिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है? ये सेब में पाया जाता है। ये कुछ अम्ल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इनको मैंने आपको नोट करा दिया, इनको नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरनदीप, माउंट सिनामुंग, एटना, कोटोपैस्की। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरनदीप ज्वालामुखी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और बैरनदीप दोस्तों कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार को दोस्तों कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परीक्षाओं में अब तक कई बार रिपीट हुआ सवाल है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है। अगर बात करें दोस्तों हम माउंट सिनाबुंग की, तो दोस्तों आपको याद रखना है माउंट सिनाबुंग और माउंट क्राकातोवा, इसको आप लिख लें, माउंट क्राकातोवा। और दोस्तों एक कौन सा है? माउंट मेरापी। ये तीनों ज्वालामुखी कहां पर स्थित हैं? ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी स्थित हैं इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप नोट करके रखें। ये सवाल आपसे दोस्तों स्टैटिक जीके में पूछ सकते हैं और करंट अफेयर में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर दोस्तों विस्फोट हुए थे इन ज्वालामुखी में। अगर बात करें एटना ज्वालामुखी, ये कहाँ पर स्थित है? इटली में। इटली में दोस्तों कौन कौन से ज्वालामुखी स्थित है? एटना ज्वालामुखी, और एक है दोस्तों विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। अगर बात करें कोटोपैस्की, ये तो आपको पता होगा इक्वाडोर। कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर।
इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैस की ज्वालामुखी, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों हवाई द्वीप में स्थित है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए अगर आपसे पूछा जाए एक पापो केटेपल करके ज्वालामुखी, वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, वो मैक्सिको में स्थित है। अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना था, इसीलिए ये सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा और 100% बनने वाला है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।